नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ पाई में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम को लेकर। और ख़ासकर नंबर सिस्टम जो होता है विद्यार्थियों, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर में इसका मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में इसका मेंशन किया हुआ है। साथ ही एमपी वर्ग 2 हो, यूपी टेट हो, सभी एग्ज़ाम्स में नंबर सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम अगर इसकी इम्पोर्टेंस को अगर जानें तो इसकी जो एकेडमिक्स एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें हर तरीके का जो अध्याय होता है उसमें ये एक रीढ़ का काम करता है, एक नींव का काम करता है। तो जानते हैं हम इस नंबर सिस्टम के बारे में। आखिरकार नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले जानकारी ये देखना है कि हम नंबर क्या होता है। नंबर जो होता है, नंबर डेट मीन्स संख्या। संख्या जो होती है वो गणित में जो भी गणनाएं अपन करते हैं उनको एक दिशा प्रदान करती है। गणितीय रूपी एक जो बड़ा जहाज होता है उसमें एक पायलट का काम जो करती है वो संख्याएं करती है। इस बात को इस रूप में हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले जो संख्या आई थी वो किस रूप में आई थी हमारे समक्ष, तो हमें ये जानना है कि कोई भी गिनने गणनाओं के रूप में जब हम गिनने की शुरुआत करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 से। तो शुरू कहाँ से होती है हमारी, 1 1 2 3 4 से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं इसको, तो काउंट कर रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से। तो इसका मतलब ये है काउंट नंबर। क्या कह सकते हैं अपन, काउंट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, काउंट नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काउंट नंबर। तो ये जो काउंट नंबर है विद्यार्थियों, ये ही इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। काउंट नंबर ही क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर, जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। अब यदि इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि यदि इस 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको तो कहते हैं प्राकृत संख्या। लेकिन यदि इसी में हम जीरो जोड़ दें, इसी समुच्चय में या इसी सेट में हम जीरो जोड़ दें तो बनने वाली जो संख्या कहलाएगी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर। और यदि जीरो और धनात्मक ये संख्या है, अगर इन संख्याओं में हम चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, तो जैसे ही चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो ये तो एक तो जीरो है, ये एक धनात्मक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, धनात्मक संख्या है। और यदि इसी का हम चिन्ह बदल देते हैं तो यहाँ से शुरू होगी -1 -2 -3 -4, ऐसे ये जीरो शामिल कर लिया, 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक जा रही है। तो यहाँ पे जीरो भी शामिल कर लिया, ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, ये जीरो है। अब क्या हो रहा है विद्यार्थियों कि यहाँ पर तीनों प्रकार की प्रकृति वाले नंबर हमारे पास है। तो इन तीनों प्रकार की प्रकृति किस प्रकार की संख्या में होती है, पूर्णांक संख्या में होती है, जिसको इंटीजर कहते हैं। इसको हमेशा जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड लिखा हुआ आ सकता है या फिर आई आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही अपन नेचुरल नंबर के चिन्हों का परिवर्तन करते हैं और जीरो को शून्य, जो जीरो शून्य है उसको शामिल कर लेते हैं उस संख्याओं के समुच्चय में, तो बनने वाली जो संख्या कहलाएगी वो इंटीजर नंबर कहलाएगी। अब यदि हम इसी परिप्रेक्ष्य में आगे जाने तो एक कोड वर्ड आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार की संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या के बारे में आपको ये याद रखना है कि कोई भी एक संख्या होती है, ठीक है, कोई भी एक संख्या होती है तो संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या, संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब यहाँ से पूर्व से आ रहा है, मतलब पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो को उदाहरण ले लेते हैं अपन, 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो आपको ये याद रखना है कि 25 से पहले क्या आ रहा है, 25 से पहले आ रहा है 24, तो यहाँ पर ये रहेगा 24 इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हो 21 की पूर्ववर्ती, 21 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 20। अब हम एक कोडवर्ड होता है परवर्ती, परवर्ती संख्या। अगली संख्या किस प्रकार की होगी, परवर्ती संख्या। जैसे कोई एक संख्या है, इस संख्या की
आने वाली जो संख्या होगी, इस संख्या की आने वाली जो संख्या होगी वो संख्या के क्या कहलाएगी, उस संख्या की परवर्ती संख्या कहलाएगी। किस प्रकार की संख्या कहलाएगी, परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो मान लो उदाहरण ले लेते हैं अपन कि 24 की परवर्ती संख्या क्या होगी, परवर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या होगी 25। कितनी होगी 25। अब हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, इसका मतलब आपको याद रखना है कि संक्रिया क्या लगेगी, योज्य का मतलब योग वाली संक्रिया लगेगी। तत्समक मतलब कोई भी बदलाव नहीं होना, क्या करना, कोई भी बदलाव। तत्समक का मतलब हमको क्या समझना है, कोई भी बदलाव नहीं होना। कैसे कि योग संक्रिया में ऐसी संख्या जिसमें योग करने पर कोई भी बदलाव नहीं हो तो वह उस संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे कि मान लो 2 है, कोई संख्या अपन ने 2 ली, अब इस संख्या में अपन ऐसा क्या जोड़ें कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो, तो क्या सर 0 जोड़ दो। तो 2 में 0 जोड़ा तो कुछ बदलाव होगा क्या, 2 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का योज्य तत्समक कितना होगा, योज्य तत्समक कितना होगा, तो आपने क्या देखा, योज्य मतलब योग वाली संक्रिया, तत्समक मतलब कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 5 का योज्य तत्समक कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या का, यहाँ पर आप इस कोड वर्ड को याद रखना, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक किसी भी संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये याद आपको रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, अब बात वो आ रही है कि तत्समक मतलब कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। गुणन का मतलब क्या होता है कि गुणा करने पर, तो गुणा करने पर कोई बदलाव नहीं। तो मान लो कि मैं उदाहरण ले लेता हूँ 2। अब 2 में 2 का गुणन तत्समक क्या हो सकता है, तो इस संख्या में ऐसी क्या संख्या का गुणा करें कि 2 आ जाए हमारे पास, तो 1 का कर दो, 2 एकम 2। इसी प्रकार से 5 का 1 के साथ गुणा कर दो 5। तो यहाँ पर हम किसका गुणा कर पा रहे हैं, 1 का कर पा रहे हैं। इसका मतलब याद रखना है आपको कि किसी भी संख्या का जो गुणन तत्समक होता है ना वो 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है, किसी भी संख्या का गुणन तत्समक कितना होता है, 1 होता है। विद्यार्थियों राइटिंग पे नहीं जाना, हमारा मकसद ये है कि मैं जल्दी से कम समय में आपके इन सारे जो कोडवर्ड हैं इनका तुरंत एनालिसिस करते हुए हम सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के जो आरपीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं, यूपी टेट के द्वारा जो करवाए जाते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को कम समय में जल्दी से कवर कर पाएँ। हमारा एक ही मोटिव है, इसलिए हम इन पे कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, हमारा यही मकसद है। इसके बाद गुणन तत्समक हो गया, योज्य तत्समक हो गया, परवर्ती हो गया, पूर्ववर्ती हो गया। इन संख्याओं के बारे में हमें बेसिक पता होगा। इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा रह सकता है संख्याओं में पूर्णांक संख्या, जो कि हमने देख ली थी। अब पूर्णांक संख्या में हम आपको नंबर लाइन पर शो करना सिखाते हैं। यह है संख्या रेखा। नंबर लाइन, अब संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने 0 ले लिया, 1 2 कुछ भी ऐसे संख्या चल रही है, -1 -2 इस प्रकार से, -3 इस प्रकार से। यहाँ सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है कि यहाँ 0 1 उदासीन है। क्या है, 0 1 क्या है, उदासीन है। जबकि यहाँ पर 1 जो है सबसे छोटी धनात्मक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक इसी प्रकार से -1 क्या है, -1 सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक
संख्या है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इस बारे में आपको याद रखना है। अब यदि हम इन संख्याओं को, कभी कभार क्या होता है कि हमें सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ध्यान रखना जब संख्या रेखा पर हम इस तरफ चलेंगे, राइट साइड चलेंगे, तो हमेशा संख्या बढ़ते हुए रूप में आएगी। लेकिन जब हम संख्या रेखा पर इस तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, तो वहाँ पर हमें संख्या घटते हुए रूप में पता चलेगी। ये तो हमारा एक संख्या रूपी संख्या रेखा पर निरूपण था। लेकिन यदि हम इसी संदर्भ को इस रूप में समझे कि जब संख्या बढ़े हुए, धनात्मक अगर कोई संख्या और उसको बढ़े हुए रूप में लिखते हैं, अपन बढ़ती हुई संख्या लिखते हैं, तो जो बड़ी संख्या वो बड़ी रहेगी और छोटी संख्या वो छोटी रहेगी। लेकिन जैसे ही उनमें चिन्ह ऋणात्मक आ गया, जैसे कि मैं अगर मान लो पूछूं आपसे कि 24 और 25 में से कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है? आपको पता है 25 बड़ा है। लेकिन जैसे ही मैंने ऋणात्मक चिन्ह इनके आगे लगा दिया, तो इसका मतलब आपको ये समझना कि जो जितनी संख्या बड़ी रहेगी ना, ऋणात्मक चिन्ह लगने पर वह संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? ये है। तो यहाँ पर 24 -24 ग्रेटर देन -25, तो यहाँ पर बड़ा कौन हो गया? 24 बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया? 24 बड़ा हो गया। इस बात को आपको भली भांति समझना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 99 और 98 में से कौन बड़ा है, तो आपको पता है कि अगर ऋणात्मक चिन्ह लग गया तो जो बड़ा है वो सबसे छोटा है। इसका मतलब बड़ा कौन हो गया? 98 हो गया। ऐसा आपको इस रूप में समझना है। अब यदि हम इसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अगर आगे लेकर चलें, तो यहाँ पर आपको ये समझना है विद्यार्थियों कि परिमेय संख्या अगली संख्या, परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? कि ऐसी पूर्णांक संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या कोई भी अपन ने मान ली कि पूर्णांक कोई भी अपन ने माना है P और Q, कोई भी दो पूर्णांक मान लिया P और Q। अब यदि हम पूर्णांक को अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, तो इस रूप में प्रदर्शित होगा P/Q। तो जब परिमेय संख्या तब होगी जब पूर्णांकों को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अगर दो स्थितियां अगर संतुष्ट कर देती है तो वो संख्याएं कहलाएगी परिमेय संख्या। एक और इसको परिभाषा के रूप में ये बता सकते हैं अपन कि जिसका मान संभव हो, कोई भी अपन मान निकालते, कोई भी गणना करते, तो अगर मान संभव हो पा रहा है या मान निकल पा रहा है उस गणना में, तो वो संख्या है परिमेय संख्या। और जिसका मान नहीं निकल पा रहा है, मान की कुछ ना कुछ पुनरावृत्ति होती जा रही है या फिर अनंत मान तक संभव हो पा रहा है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होकर क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब जब इसके गुणधर्मों की पालना नहीं करेगी तो वो संख्या किस में जाएगी? अपरिमेय संख्याओं में जाएगी, चाहे वो इस स्थिति को संतुष्ट करे चाहे इस स्थिति को संतुष्ट करे। इस स्थिति को संतुष्ट करने पर परिमेय संख्या और इन दोनों स्थितियों को संतुष्ट नहीं करने पर वो कहलाएगी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में एक और इन दोनों में अंतर देख रहे हैं अपन कि यदि इस स्थिति को संतुष्ट कर दे कि Q 0 के बराबर आ जाए तो मान अनंत मिलेगा, इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो गई। अगर मान हमें संभव हो पा रहा है, कुछ सीमित संख्याओं में मान मिल पा रहा है, तो परिमेय संख्या हो गई। और यदि मान बहुत आगे तक जा रहा है, डेसिमल के बाद बहुत आगे तक जा रहा है, इसका मतलब वो हो गई अपरिमेय संख्या। अगर हम आगे और कॉन्सेप्ट पर बात करें कि ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग संभव हो, पूर्ण वर्ग संभव, यदि पूर्ण वर्ग कोई संख्या है तो वो जाएगी परिमेय संख्या में। और जिसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है, जैसे कि √2, क्या √2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है सर? तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद √4 यहाँ पर एक है पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये यहाँ तक हमने जाना है संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट अगले वीडियो में यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत बारीकी से सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।